नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में दोस्तों हमने क्या करा दिया था, वैदिक सभ्यता कंप्लीट करा दिया था। तो आज दोस्तों हम लेकर के आए हैं टॉप 30 क्वेश्चन, यानी संभावित प्रश्न जो एग्जाम में बार बार आते हैं, कई बार आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो थ्योरी कराई थी आपको उससे ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। कुछ दोस्तों छूट जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरी से नहीं हो पाते, उन्हें हम लेके आए हैं, साथ साथ कराते रहेंगे, है ना। तो दोस्तों आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी को इस इंपोर्टेंट क्वेश्चन का फायदा हो सके। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो वैदिक सभ्यता संभावित प्रश्न, दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसे कम से कम 2 बार देख लेना। चलिए और इसे शेयर कर देना। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल का समय किसे माना जाता है? दोस्तों ये प्रश्न है, इसके 4 विकल्प हैं, सही विकल्प आपको टिक करना है। आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर होगा आप ABC ऐसे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करने के बाद। चलिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल का समय किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। चलिए, ये हमने बताया था जब हमने वैदिक सभ्यता कराया था, पूर्व वैदिक काल। ठीक है, चलिए इसके बाद है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो हमें ये देखना है दोस्तों कि आर्य जो शब्द थे, आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से। तो इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी इनका अर्थ क्या है? तो योद्धा, क्या योद्धा कहते थे ना, मैंने क्या बताया था आपको? बी है आपका प्रजापति, सी है श्रेष्ठ और डी है पुरोहित। तो मैंने दोस्तों क्या बताया था, इनको बोलते थे श्रेष्ठ। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था? यानी वो ऐसी कौन सी फसल है इन चारों विकल्पों में से जिसका ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों को नहीं था? तो देखेंगे गेहूं, जौ, तंबाकू, चावल। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका तंबाकू। दोस्तों तंबाकू का ज्ञान नहीं था किसको? वैदिक सभ्यता के लोगों को। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी अध्यापकों को क्या कहा जाता था? हमने दोस्तों आपको ये कराया था, तो करिए, टिक करिए इसे। पहला है दोस्तों पुरोहित, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा गुरु, चौथा है आपका ऑप्शन डी है श्रमण। तो बताएंगे दोस्तों इसमें क्या है। तो इसमें है दोस्तों श्रमण। तो वेद विरोधी ब्राह्मणों को क्या बोलते थे दोस्तों? श्रमण बोलते थे, है ना। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये देखना है जो वैदिक गणित है दोस्तों उसका महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तैतरीय, ये तैतरीय ब्राह्मण है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण है। इसके बाद शुल्ब सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें सही विकल्प हमें टिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों शुल्ब सूत्र। क्या हो जाएगा इसमें? शुल्ब सूत्र। चलिए आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये बताना है दोस्तों आपको कि जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों मुंडक उपनिषद। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे अपनी अगली स्लाइड में। स्लाइड बाय स्लाइड दोस्तों आती रहेंगी और आपको इसमें टिक करना है। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों आगे हमारी जो स्लाइड है वो कौन सी है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये दोस्तों आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था ऋग्वैदिक में? ऋग्वैदिक आर्यों का, है ना। तो कृषि है, ये तुम्हारा बी पशुपालन, सी बढ़ईगिरी और डी शिक्षा। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था, है ना। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था। इसके बाद जो आया था उत्तर वैदिक काल, उसमें क्या हो गया था? उसमें कृषि पहला हो गया था, पशुपालन दूसरा हो गया था, है ना। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। हमें ये पता करना है दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, ये पता करना है हमें। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों पहला भारतीय संगीत का। तो मैंने बताया था दोस्तों आपको सामवेद। क्या बताया था?
सामवेद। चलिए आगे से, अगर दोस्तों आपको आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो ऋग्वेद में क्या था? संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? गोधन, भूमि, कर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका गोधन। चलिए आगे चलते हैं, ये क्या था? गोधन। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों हमारा, किस मंडल में शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है? किसका दोस्तों? शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख किसमें मिलता है? तो मैंने बताया दोस्तों आपको, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है ना, उसमें है एक पुरुष सूक्त। क्या है दोस्तों? उसमें पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा मंडल था दोस्तों? वो 10वां मंडल। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा 10वां मंडल। ठीक है, यानी शूद्र शब्द पहली बार कहाँ मिलता है? 10वें मंडल में। आगे अगर बात की है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? अगर पुराणों की बात करी जाए तो ऑप्शन ए है आपका 18, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 21। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 18। पुराणों की संख्या कितनी हो गई? 18। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हमें यह पता करना है दोस्तों इसमें कि किस शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरंदर यानी पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है पूषण, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी इंद्र। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही विकल्प हो जाएगा आपका इंद्र। और इंद्र को दोस्तों क्या बताया था हमने? पुरंदर बताया था। पुरंदर और क्या बताया था? किला तोड़ने वाला, है ना दोस्तों? क्या बताया था? किला तोड़ने वाला। आगे अगर बात करें 13वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो हमें यह पता करना है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। तो 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो सोम की अगर बात करें तो सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको नए देखने के लिए मिले होंगे। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि ये आपको विकल्प के माध्यम से यानी क्वेश्चन के माध्यम से, संभावित प्रश्नों के माध्यम से वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर। तो देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? जो दशराग युद्ध मैंने बताया था आपको दोस्तों, वो किस नदी पर बताया था? पहला है परशुनी, दूसरा है माही नदी, तीसरा है गंगा नदी, चौथा है काबुल। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए परशुनी नदी, जिसको रावी नदी बोलते हैं। इसका आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? रावी नदी, जिसका आधुनिक नाम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, न्याय दर्शन का प्रचार किसने किया? ये बताना है दोस्तों हमको कि न्याय दर्शन का प्रचार किसने किया था। तो चारवाक, गौतम ने, कपिल ने, विश्वकर्मा ने। तो ये बताना है दोस्तों हमको। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों गौतम ने। किसने किया था न्याय दर्शन का प्रचार? गौतम ऋषि ने किया था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां है दोस्तों हमारा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। जो कर्म का सिद्धांत है दोस्तों वो किससे संबंधित है, ये हमें पता करना है। तो ये ऑप्शन ए है आपका न्याय से, ऑप्शन बी है मीमांसा से, ऑप्शन सी है वेदांत से, और ऑप्शन डी है दोस्तों वैशेषिक से। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी मीमांसा से। ठीक है, इसके बाद अगर दोस्तों आपको आंसर आता है तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में भी आप उसको लिख सकते हैं, यानी विकल्प को लिख सकते हैं। जैसे 16 है तो 16 का बी और उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां है, चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? जो चरक संहिता है दोस्तों वो पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए है हमारा अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है गणित, ऑप्शन सी है चिकित्सा, ऑप्शन डी है खगोल शास्त्र। तो इसमें ऑप्शन सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों आपका चिकित्सा। तो जो चरक संहिता है वो किससे संबंधित है दोस्तों? चिकित्सा से संबंधित है। आगे चलते हैं, इसके बाद आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो हमें ये बताना है इसमें तो किस वेद में, यानी यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है उसका उल्लेख किसमें मिलता है, यानी किसमें पता चलता है। तो पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है यजुर्वेद। तो दोस्तों हमने यज्ञ संबंधी विधि विधान आपको बताए थे यजुर्वेद में, तो ये आप विकल्प आपका यजुर्वेद सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे है दोस्तों कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। जो भारतीय दर्शन है उसमें कौन सी प्रारंभिक विचारधारा है ये हमें पता करना है। तो ऑप्शन ए है सांख्य, ऑप्शन बी है वैशेषिक, ऑप्शन सी है मीमांसा, ऑप्शन डी है योग।
तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों सांख्य दर्शन, है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यानी किस वेद में जादुई माया वशीकरण? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है आपका अथर्ववेद। तो हमको इसमें बताना है कि जो जादुई माया वशीकरण, जो वैसे मैंने बताया था ना आपको जब मैं पढ़ा रहा था कि ट्रेनों पे लिखा रहता है कि बाबा बंगाली वशीकरण, ऐसे लिखा रहता है ना, ग्रह कलेश, ऑफिस से परेशान, नौकरी में बाधा, प्यार में कलेश, अनचाहा प्यार, ये सब जो होते हैं ना इसके एक्सपर्ट से मिले, ये करके होता है। तो ये वही वाला वशीकरण है। तो ये किसमें मिलता है दोस्तों? ये मिलता है हमारा अथर्ववेद में। चलिए, आई होप दोस्तों ये विकल्प आपको पसंद आ रहे होंगे। और ये विकल्प सभी जितने भी क्वेश्चन है ये जो है दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। टाइम लगता है पीछे डालने में। आरआरबी इतने में आया है 2007 में या 2003 में, या आरएएस में आया है, ये थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने डाला नहीं था, और जगह भी उधर कम है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये आए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, देखते हैं अगली स्लाइड क्या है। 21 यानी 21वां प्रश्न है दोस्तों हमारा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है आपका समाज व्यवस्था, ऑप्शन बी है आपका कानून से, ऑप्शन सी है आपका खगोल शास्त्र से, ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र से। तो ये हमें पता करना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके यानी वीडियो रोक करके आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों समाज व्यवस्था। तो मनुस्मृति किससे है? संबंधित है समाज व्यवस्था से। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? गायत्री मंत्र हमने दोस्तों बताया था आपको ऋग्वेद में। तो किसने की है? तो ऑप्शन ए है विश्वामित्र, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी विश्वकर्मा, ऑप्शन डी कपिल। तो बात करते हैं इसमें दोस्तों। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सही विकल्प हो जाएगा विश्वामित्र। हमने बताया था दोस्तों गायत्री मंत्र यानी तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के में, और किसने रचना की है इसकी? विश्वामित्र ने, यानी जो महर्षि विश्वामित्र थे उन्होंने। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया? यानी ये किसने बताया था कि जो आर्य थे वो आर्कटिक के निवासी थे, यानी जिनका घर कहां पर था दोस्तों? जिनका घर आर्कटिक में था। आर्कटिक मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन ए है आपको जेमिनी, ऑप्शन बी है मैक्स मूलर, ऑप्शन सी है जैकोबी, ऑप्शन डी है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आपको राइट आंसर लगाना है। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। यानी अलग अलग जो थे, जो अलग अलग क्या बोलते हैं विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। मैक्स मूलर ने भी दी थी कि मैक्स मूलर ने ये बताया था कि ये मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है दोस्तों। और अलग अलग सबने बताया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया था कि ये जो है आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष दिया था कि आर्कटिक के निवासी थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में हमें ये बताना है दोस्तों कितने सूक्त हैं। सूक्त का मतलब दोस्तों मंत्र कितने हैं उसमें। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है आपका 1028, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 1015 और इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर चुनना है दोस्तों। इसमें राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1028। तो ऋग्वेद में दोस्तों कितने सूक्त हैं यानी कितने मंत्र हैं? 1028। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। तो इसमें हमें बात करेंगे दोस्तों कि जो परमाणुवाद का सिद्धांत है उसका जनक कौन है, यानी वो जो है किसने दिया था। तो ऑप्शन ए है गौतम। गौतम का मतलब दोस्तों ऋषि महर्षि गौतम। ऑप्शन बी है विश्वकर्मा। ऑप्शन बी कौन सा है? विश्वकर्मा, है ना, जिन्होंने शिल्प वेद की रचना की है ना। शिल्प वेद मैंने बताया था दोस्तों, आपको पूरी टेबल बताई थी। आई होप वो टेबल आपको दोस्तों याद होगी। अगर याद नहीं है तो एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों उसको याद करें और एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें। तो ऑप्शन सी है इसमें दोस्तों विश्वकर्मा, ऑप्शन डी है कणाद। कणाद का मतलब दोस्तों महर्षि कणाद, है ना। जितने भी हैं सब ऋषि हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका महर्षि कणाद यानी कणाद, है ना। आगे अगर बात करें तो हमारा 26 यानी 26वां प्रश्न है दोस्तों। प्रथम विधि निर्माता कौन है? जो प्रथम विधि, जिन्होंने प्रथम विधि का निर्माण किया था वो कौन है? ऑप्शन ए है आपका मनु, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा, जिन्होंने
पंचतंत्र जो है कहानी लिखी है ना, पंचतंत्र जो कहानियों का संग्रह है उसकी रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने। आगे बात करें तो ऑप्शन सी है आपका चाणक्य। चाणक्य आपको पता ही होगा जिसका नाम विष्णुदत्त भी है और कौटिल्य भी है ना। तो आगे है सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर नाम सुना होगा आपने। तो हमें बताना है प्रथम विधि निर्माता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मनु। क्या होगा इसका राइट आंसर? मनु। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है हमने आपको बोला था कि हम 30 संभावित प्रश्न जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं, हजारों बार पूछे गए हैं, किसी भी आप उठा के देखना सॉल्व पेपर को या कोई भी पेपर उठा के देखना, आपको इनमें से क्वेश्चन अवश्य मिलेगा और आते रहते हैं दोस्तों। ये जो है क्लास आपकी यानी आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आपका ये यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, जितने भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में सबके लिए सहायक रहेगा, सबके लिए मतलब लाभदायक रहेगी ये क्लास। और इसके अलावा दोस्तों जहां भी हिस्ट्री पूछा जाता है यानी ऑल ओवर इंडिया जहां भी हिस्ट्री पूछा जाता है उसके लिए क्लास और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो आप देखते रहें। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं क्योंकि हमने बोला था आपको 30 प्रश्न कराएंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। यानी जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण की भक्ति करनी हो तो प्रधान और प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है ये हमें पता करना है। महाभारत, रामायण, शक्तिमान, श्रीमद् भागवत गीता, ये पता करना है। महाभारत में दोस्तों पता ही है आपको क्या होता है। महाभारत में पांडवों के बारे में, रामायण में राम के बारे में, शक्तिमान में पता होगा तमराज किल्विस, आपने दोस्तों देखा होगा ना तमराज किल्विस, और शक्तिमान मुकेश खन्ना ऐसे ऐसे करके उड़ जाता था उसके बारे में है ना। श्रीमद् भागवत गीता की बात करें तो इसमें कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है ना। ये कृष्ण भक्ति का ग्रंथ है। कौन सा? श्रीमद् भगवत गीता। इसका जो प्रमुख केंद्र है जो माना जाता है वो है इस्कॉन सोसाइटी है ना, वो श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार करते हैं। और आपने एक मोटिवेशनल स्पीकर देखे होंगे, कौन? विवेक बिंद्रा जी, वो भी इसी का प्रचार करते हैं ना। इसी का श्लोक दे करके वो उसको बिजनेस में बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? यानी ये धर्मशास्त्र हैं उनमें भू राजस्व की दर क्या बताई है? तो ये 1/6 ऑप्शन है आपका दोस्तों। ऑप्शन बी आपका 1/9 और 1/2 और 1/8, यानी कितना भू राजस्व लेना चाहिए ये बताया गया है धर्मशास्त्रों में। कितना लेना चाहिए यानी उचित जो है, जो उचित माना गया है धर्मशास्त्रों में उसे कितना बताया गया है दोस्तों? ये बताया गया है 1/6। आगे अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों आपका, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? यानी 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो किस युग से जुड़ा है? ठीक है, तो इसके दोस्तों विकल्प नहीं है। ठीक है, इसके अगर विकल्प बात करूं मैं इसके 29 में गया ना, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मण, ब्राह्मण युग। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? ब्राह्मण युग बोला जाता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में आए और कहां बसे थे सर्वप्रथम, है ना। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है आपका पंजाब। ये हमें बताना है कि जो आर्य थे वो भारत में पहले जो आए थे तो किस जगह पर बसे थे? तो ये बसे थे दोस्तों पंजाब में। ये ध्यान रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको बहुत पसंद आए होंगे। ये मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप जब भी किसी एग्जाम में जाएं तो इनको एक बार जरूर देख के जाएं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं और बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, हर प्रकार के एग्जाम में ये आए हुए हैं और मैंने ये आपको कराए हैं। इसके अलावा मैं दोस्तों कहना चाहूंगा, हमारी ट्रिक की क्लास आती है एक, जो ट्रिक की क्लास है दोस्तों उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाकर के आप सारी ट्रिक जो भी है अच्छी अच्छी बहुत सारी हैं वो आपको जो है याद हो जाएंगी, है ना। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले की क्लास दोस्तों अगर आपने नहीं देखी है तो आप लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहां जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, आपकी जो है आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जो है ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, क्या होता है कि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं या किसी को पढ़ते हैं तो हम भूलते बहुत ज्यादा हैं। तो भूलने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप बंद करके रख दें उसे, है ना, समझ में नहीं आ रहा है तो। कोई भी
स्टेटमेंट है, जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे या बार बार याद करेंगे तो तभी आपको याद होगा। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मेरी कोचिंग में कि जो ऑफलाइन कोचिंग है मेरी फिलहाल तो नहीं चल रही है इस टाइम पे, तो उसमें बोलते हैं कि नींद ज़्यादा आती है, कि ये है वो परेशानी है, याद नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है आराम से उसको, जैसे स्टेटमेंट होते हैं उनको बार बार याद करें, जो लाइनें होती हैं बार बार याद करें, समझ के याद करें, तभी जो है आप याद कर पाएंगे। और याद करने के बाद आप जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उनको अवश्य लगाया करें, यानी कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा तो उसका आप ऑब्जेक्टिव जरूर लगाया करें। 15 से 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव लगाया करें। जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे आपको पता नहीं चलेगा हमने क्या याद किया, क्या नहीं याद किया, कितना हमें याद रहा, कितना हमें याद नहीं रहा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।